दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। सोशियोलॉजी मेजर 7 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग समझने वाले हैं कि प्रश्नावली की परिभाषा दें। प्रश्नावली विधि के गुण एवं दोषों की विवेचना करें। प्रश्नावली की परिभाषा देना है और उसके साथ-साथ प्रश्नावली विधि के गुण और दोषों को भी बताना है, ठीक है? उसकी भी विवेचना करना है। इससे पहले कि हम लोग आंसर को देखें, हम आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड के तौर पर समझा देते हैं कि प्रश्नावली होता क्या है। जैसे कि जो भी शोधकर्ता होता है, एक मान लीजिए कि कोई भी समाज है, वहां पर जो शोध करता है वो उस समाज की समस्याओं को, घटनाओं को समझने का प्रयास कर रहा है। तो जो शोध करता है उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं या फिर उस समाज के बारे में समझने के लिए कई सारे सवाल होते हैं। सवालों को जहां पर लिखा जाता है और उत्तरदाता से उन उत्तरों को जहां पर मांगा जाता है, जहां पर इन सवालों को लिखा जाता है उसी को प्रश्नावली कहा जाता है। प्रश्नावली क्या होता है? प्रश्नों की एक सूची होती है जिसको प्रश्नावली कहा जाता है और उनको लोगों को दे दिया जाता है। ये जो सूची है अब लोगों को दे दिया जाएगा, जहां से जो उत्तरदाता है वो अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से इन प्रश्नों का उत्तर इनके पास पहुंचाएगा, जो भी शोध करता है इनके पास पहुंचाएगा। तो ये जो प्रश्नों की सूची है इसी को प्रश्नावली कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले जो आपके सेमेस्टर बचे हैं, जो भी आपके और भी मेजर पेपर या फिर जो माइनर पेपर बचे उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन के आंसर को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्नावली की परिभाषा हम लिखे हैं, लेकिन पीछे लिखे। इससे पहले कुछ 4-5 लाइन को हम लिख के लाए, तो इस तरह से आप लोग भी लिखिएगा ताकि एग्जामिनर आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे सके। इस तरह से जब आप आंसर को लिखना शुरू करते हो तो 1-2 नंबर आपको एग्जामिनर एक्स्ट्रा जरूर से जरूर देता है। समझते हैं किस तरह से लिखा जाता है। कहा जा रहा है कि जब किसी विषय पर बहुत अधिक लोगों से जानकारी लेनी होती है, जब भी किसी विषय पर बहुत बहुत अधिक लोगों से जानकारी लेनी होती है तो हर व्यक्ति से मिलकर सवाल पूछना संभव नहीं होता। तो सभी व्यक्तियों से मिलकर सवाल पूछना संभव नहीं होता, इसलिए शोधकर्ता कुछ प्रश्न पहले से लिखकर तैयार कर लेता है। इसलिए जो शोध करता है वो कुछ प्रश्नों को पहले से लिख करके तैयार कर लेता है और उन्हें लोगों को दे देता है। और उनको क्या करता है? तो लोगों को दे देता है। लोग उन प्रश्नों को पढ़कर अपने उत्तर स्वयं लिखते हैं और वापस कर देते हैं। लोग उन प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसके उत्तर को देते हैं और फिर उसको वापस कर दिया जाता है। इसे लिखित प्रश्नों की सूची को प्रश्नावली कहा जाता है और यही जो लिखित प्रश्नों की सूची है उसी को प्रश्नावली कहा जाता है। ठीक है, यह सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण और प्रचलित विधि और यह सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण और प्रचलित विधि है। ठीक है, कौन सा? तो प्रश्नावली। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली के बारे में आपको समझ में आ गया होगा मात्र भूमिका को पढ़ के ही। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्नावली की परिभाषा को। प्रश्नावली की परिभाषा को समझते हैं। कहा जा रहा है कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है। प्रश्नावली क्या है? तो प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है जिसे शोधकर्ता सामाजिक तथ्यों, समस्याओं और व्यवहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तरदाताओं को देते हैं। जिसका क्या करता है? जो शोधकर्ता होता है वो सामाजिक तथ्यों के बारे में, समस्याओं और व्यवहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तरदाताओं को देता है। ठीक है, ताकि वे अपने उत्तर स्वयं लिख सकें। यह विधि बड़े क्षेत्रों और अधिक संख्या में लोगों से सूचना एकत्र करने के लिए उपयोग की जाती है। और ये जो विधि है प्रश्नावली विधि, इसका उपयोग कब किया जाता है? तो बड़े क्षेत्र में अधिक संख्या में लोगों से सूचना एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये अपने प्रश्नावली की परिभाषा को भी समझ लिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे प्रश्नावली विधि के गुण को या फिर लाभ को। गुण पूछे, लाभ पूछे, विशेषता पूछे, सब एक ही बात होता है। तो प्रश्नावली विधि का जो पहला गुण है वो है कम समय में अधिक लोगों से जानकारी। इससे क्या होता है? तो कम समय में ही अधिक लोगों से जानकारी मिल जाती है। प्रश्नावली विधि से एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों से सूचना प्राप्त की जा सकती है। ये जो विधि है प्रश्नावली विधि, इससे क्या है? तो एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों से सूचना प्राप्त की जा सकती है। क्यों? क्योंकि प्रश्नों को लिख करके लोगों को दे दिया जाता है और जो उत्तरदाता होते हैं वो सारे प्रश्नों को देखते हैं, उसको आंसर देते हैं और फिर शोधकर्ता को लौटा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? कम समय में अधिक जानकारी मिल जाती है। इससे शोधकर्ता का समय बचता है और शोध कार्य अपेक्षाकृत जल्दी पूरा हो जाता है। और जो शोध कार्य है वो अपेक्षाकृत कम ही समय में हो जाता है। दूसरा जो इसका गुण है या फिर जो विशेषता है वो है कम खर्च वाली विधि। ये क्या है? तो जो आपका प्रश्नावली वो कम खर्च वाली विधि है। इस विधि में यात्रा, साक्षात्कारता या अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि में क्या होता है? तो यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती, साक्षात्कारता की जरूरत नहीं होती। ठीक है, या फिर जो अतिरिक्त कर्मचारी उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण यह विधि आर्थिक दृष्टि से सरल, सस्ती और उपयोगी मानी जाती है। इसी कारण ये जो विधि है प्रश्नावली विधि वो आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल सरल है, सस्ती भी और उपयोगी भी मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इस विधि में ना यात्रा की जरूरत पड़ता है, ना साक्षात्कारकर्ता का जरूरत पड़ता है, ना अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है।
तीसरा जो इसका गुण है वह उत्तरों में एकरूपता बनी रहती है। उत्तरों में एकरूपता बनी रहती है। सभी उत्तरदाताओं से एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी उत्तरदाताओं से एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आपका प्रश्नावली है वहां पर क्वेश्चन तो सारा एक ही है और उसको अलग अलग लोगों को दे दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं अपने हिसाब से उत्तर देते हैं, लेकिन प्रश्न जो है सारे सेम ही रहते हैं। कहा जा रहा है कि सभी उत्तरदाताओं से एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे प्राप्त उत्तरों में समानता रहती है और तुलना करना आसान हो जाता है। इससे क्या होता है, सभी उत्तरों में समानता रहती है और तुलना करना आसान हो जाता है। जैसे अगर हम सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो सोशियोलॉजी के क्वेश्चन को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन सोशियोलॉजी की जगह पर अगर डायरेक्ट हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगे, हिस्ट्री को घुसा दे या फिर ज्योग्राफी ले आए, ठीक है, मैथ्स ले आए, तब तो और भी दिक्कत हो जाएगा, केमिस्ट्री ले आए तब तो और दिक्कत हो जाएगा। तो अगर एक ही क्वेश्चन के बारे में लोगों के राय दिए जा रहे हैं, लोगों से आंसर लिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, समानता मिलेगा और इसको तुलना करना भी आसान हो जाता है। अगला जो इसका विशेषता है वो है शोधकर्ता के प्रभाव से मुक्त उत्तर। शोधकर्ता के प्रभाव से मुक्त उत्तर मतलब शोधकर्ता इस पर कोई प्रभाव नहीं रहता। प्रश्नावली भरते समय शोधकर्ता उत्तरदाता के सामने उपस्थित नहीं होता। जो प्रश्नावली दिया गया है लोगों के पास उत्तर को भरने के लिए, उस टाइम जो शोधकर्ता होता है वो उत्तरदाता के सामने उपस्थित नहीं रहता। इससे उत्तरदाता बिना किसी दबाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष उत्तर देता है। इससे जो उत्तरदाता होता है वो बिना किसी दबाव के बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से उत्तर दे पाता है। तो शोधकर्ता के प्रभाव से ये मुक्त उत्तर होता है, ठीक है। अगला जो इसका विशेषता है वो गोपनीयता बनी रहती है। इससे क्या है, तो जो गोपनीयता है वो बनी रहती है। उत्तरदाता चाहे तो अपना नाम बताए बिना भी प्रश्नावली भर सकता है। जो उत्तरदाता होता है, क्योंकि सभी लोगों के पास उस प्रश्नावली को पहुंचा दिया गया, तो जो उत्तरदाता है वो चाहे तो अपना नाम बिना बताए उत्तर को लिख सकता है, उत्तरों को लिख सकता है, ठीक है। तो इससे क्या है, गोपनीयता बनी रहती है। इससे वह संवेदनशील और निजी विषयों पर भी ईमानदारी से उत्तर देता है। जैसे हम सरकार के बारे में कुछ बोल दिए लेकिन अपने बारे में जानकारी नहीं दी और सरकार खोज भी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये ऑनलाइन होने वाला सिस्टम नहीं है। अगर हम वीडियो बना के बोले तब तो वीडियो के जरिए से हमको कोई ना कोई खोज ही लेगा, लेकिन अगर कागज पर लिख के दे तो कागज वाला कौन समझ पाएगा कि हम लिखे, कोई समझ पाएगा नहीं। तो गोपनीयता भी बनी रहती है। उत्तरदाता चाहे तो अपना नाम बिना बताए जो प्रश्नावली है उसको भर सकता है। इससे वह संवेदनशील और निजी विषयों पर भी ईमानदारी से उत्तर देता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। छठा जो इसका विशेषता है वो आंकड़ों का विश्लेषण सरल। आंकड़ों का विश्लेषण भी सरल हो जाता है। प्रश्नावली से प्राप्त उत्तर लिखित रूप में होते हैं। जो भी प्रश्नावली से उत्तर प्राप्त होता है वो लिखित रूप में होता है, क्योंकि प्रश्नावली खुद जब लिखित है तो उत्तर भी लिखित ही आएगा। इस कारण उनका वर्गीकरण, तालिका निर्माण और सांख्यिकीय विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। और इसके कारण उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। जो तालिका निर्माण और सांख्यिकीय विश्लेषण वो आसानी से किया जा सकता है। तो आंकड़ों का विश्लेषण जो सरल हो पाता है। सातवां जो इसका विशेषता है वो है बड़े क्षेत्र के अध्ययन में उपयोगी। ये बड़े क्षेत्र के अध्ययन में उपयोगी होता है। जैसा कि इस बात को आपने ऊपर ही समझ लिया था भूमिका या फिर इसके परिभाषा में ही कहा जा रहा है कि जब अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो, जब अध्ययन का क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत हो, जैसे कि जिला, राज्य या फिर देश स्तर पर, तब प्रश्नावली विधि सबसे अधिक और उपयोगी व्यवहारिक सिद्ध होती है। तब ये जो प्रश्नावली विधि है वो सबसे अधिक उपयोगी और व्यवहारिक सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रश्नावली बना करके लोगों के पास इसको पहुंचा दिया जाता है, जब उत्तरदाता जो अपने हिसाब से इस उत्तर को भर के देते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इसमें जो इसकी विशेषता है प्रश्नावली की वो है शोध में वस्तुनिष्ठता बढ़ती है। शोध में वस्तुनिष्ठता क्या होती है? बढ़ जाती है। प्रश्न पहले से निश्चित होते हैं और सभी के समान रूप से पूछे जाते हैं, और सभी से क्या तो समान रूप से पूछे जाते हैं। इससे व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना कम होती है और शोध अधिक वैज्ञानिक बनता है। इससे क्या तो व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना कम हो जाती है और शोध अधिक वैज्ञानिक बनता है। आगे हम लोग प्रश्नावली विधि के दोषों या फिर सीमाओं को समझ लेते हैं। जो भी प्रश्नावली के दोष या फिर सीमाएं हैं उसको हम लोग देखना शुरू करेंगे। प्रश्नावली विधि का जो पहला दोष है वो है अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयुक्त। जो अशिक्षित लोग हैं उसके लिए अनुपयुक्त है। मतलब वो कैसे भर सकते हैं? जब अशिक्षित है तो उसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता, तो उसके लिए अनुपयुक्त हो जाता है। ये इसका एक दोष है प्रश्नावली का। प्रश्नावली भरने के लिए उत्तरदाता का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। जिस तरह से आपने साक्षात्कार को समझा था कि साक्षात्कार में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट मौखिक रूप से बात हो जाता है, लेकिन जो प्रश्नावली है उसमें जो उत्तरदाता है उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ही आवश्यक है। इस कारण अशिक्षित लोगों से जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इस कारण अशिक्षित लोगों से जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिख करके जवाब देना रहता है। तो ये इसका दोष है या फिर सीमा है। दूसरा जो इसका दोष है प्रश्नावली का वो है उत्तरों की सत्यता पर संदेह। उत्तरों की सत्यता पर संदेह। यह निश्चित नहीं होता कि उत्तरदाता ने प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है या फिर नहीं। यह भी सोचने वाला बात है कि अगर जो उत्तरदाता है उसने सही से प्रश्नों को पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा, या फिर ऐसे ही उत्तर दे दिया। लोग तो जल्दी में या लापरवाही से गलत उत्तर भी लिख देते हैं। कई बार क्या है तो लोग लापरवाही से या फिर जल्दी जल्दी में प्रश्नों को बिना अच्छे से पढ़े ही
उत्तर दे देते हैं, जिसके कारण लापरवाही या फिर कह सकते हैं कि उत्तरों की सत्यता में संदेह होता है। तीसरा जो इसकी सीमा है वो है प्रश्नों की गलत समझ। प्रश्नों की गलत समझ, जैसे कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पढ़ने से समझ नहीं आता, लेकिन जो अगर बोल के उसको समझाया तो समझ में आ जाता है। जैसे यदि प्रश्न कठिन, लंबे या अस्पष्ट हो तो उत्तरदाता उन्हें गलत समझ सकता है। यदि प्रश्न कठिन हो जाए, जिस तरह से कुछ प्रश्न में शब्द ऐसे होते हैं जो सारे उत्तरदाता समझ नहीं पाते हैं, या फिर कुछ ऐसे अस्पष्ट होते हैं जिसको समझ नहीं पाते, ठीक है, तो प्रश्नों को गलत समझा जा सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि यदि प्रश्न जो है कठिन हो, लंबे या फिर अस्पष्ट हो तो उत्तरदाता उन्हें गलत समझ सकता है। शोधकर्ता सामने ना होने के कारण प्रश्नों की व्याख्या नहीं कर पाता। शोधकर्ता सामने नहीं है, जिसके कारण उत्तरदाता उससे क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि शोधकर्ता सामने ना होने के कारण प्रश्नों की व्याख्या नहीं कर पाता, प्रश्नों के बारे में वो व्याख्या ही नहीं कर पाता। तो प्रश्नों की गलत समझ भी हो सकती है, ये भी इसका एक सीमा है। चौथा जो इसका दोष है वो है प्रश्नावली वापस न आने की समस्या। प्रश्नावली वापस न आने की समस्या, अक्सर देखा जाता है कई उत्तरदाता प्रश्नावली भरकर वापस नहीं भेजते। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो उत्तरदाता है वो प्रश्नावली भरकर भी, जो उत्तर है उसको देकर भी वो उनके पास, शोधकर्ता के पास फिर नहीं भेजते हैं। इससे आंकड़े अधूरे रह जाते हैं और शोध की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इससे क्या है, जो आंकड़ा है वो अधूरा रह जाता है और शोध की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होता है। क्योंकि जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक किसी भी समाज के अनुसंधान को कैसे किया जा सकता है, समाज के शोध को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो इससे क्या है, तो आंकड़े अधूरे रह जाते हैं और जो शोध की गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि पूरी तरीके से जो जवाब है वो सामने नहीं आ पाता। पांचों जो इसका दोष है वो है गहन जानकारी का अभाव। गहन जानकारी का अभाव, प्रश्नावली में उत्तर प्रायः सीमित और संक्षिप्त होते हैं। प्रश्नावली में क्या है, तो जो उत्तर है वो सीमित और संक्षिप्त होते हैं। इससे उत्तरदाता के विचारों और भावनाओं की गहराई तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता। इसके कारण क्या है, तो जो उत्तरदाता है वो उसके विचारों को, जो उत्तरदाता है उसके विचारों को, उसकी भावनाओं की गहराई तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता कि जो उत्तरदाता है वो किस प्रकार से लिखना चाह रहा था, क्या बोलना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था। तो इसमें क्या है, तो गहन जानकारी का भी अभाव रह जाता है। प्रश्नावली जो विधि है इसमें गहन जानकारी का भी अभाव रह जाता है। छठा जो इसमें हम लोग इसके दोष को समझेंगे वो है गैर मौखिक व्यवहार की जानकारी नहीं। इसमें गैर मौखिक व्यवहार की जानकारी नहीं दी जाती। इस विधि में उत्तरदाता के हाव भाव, चेहरे के भाव और भावनात्मक स्थिति नहीं देखी जा सकती। ये जो प्रश्नावली विधि है इसमें उत्तरदाता जो है उसके हाव भाव को नहीं देखा जा सकता, चेहरे के भाव को नहीं समझा जा सकता, भावनाओं को नहीं समझा जा सकता, ठीक है, उसको नहीं देखा जा सकता। जिस तरह से साक्षात्कार में आप सामने बैठ करके सवाल को पूछा जाता है और उत्तरदाता उत्तर देता है, तो वहां पर जो भी उत्तरदाता है उसके हाव भाव को समझा जा सकता है, उसके चेहरे को समझा जा सकता है, उसके चेहरे के भाव को समझा जा सकता है, उसकी भावनाओं को, विचारों को समझा जा सकता है। लेकिन जो प्रश्नावली है इस विधि में इन सब बातों का अभाव होता है, इन सब बातों को वहां पर नहीं देखा जाता। इसे सामाजिक वास्तविकता का पूरा चित्र सामने नहीं आ पाता। इसे जो सामाजिक वास्तविकता है उसका पूरा चित्र सामने नहीं आ पाता। जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं तो मैसेज टाइप करने का टाइम क्या होता है, सिर्फ लोग मैसेज को पढ़ते हैं, आपके साथ जो फीलिंग है, मैसेज के साथ जो आपका फीलिंग जुड़ा हुआ उसको वो लोग नहीं समझ पाते। आप रोते रोते बोल रहे हैं, हंसते हंसते बोल रहे हैं, क्या समझ में आता है मैसेज में, कुछ समझ में नहीं आता। तो इस तरह से इसका अभाव यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जो प्रश्नावली विधि उसमें भी इसका अभाव देखने को मिलता है, ठीक है। जो अगला हम लोग इसका दोष को समझेंगे वो है लचीलापन नहीं होता। लचीलापन नहीं होता, प्रश्न पहले से तय होते हैं और उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रश्न जो है लिखित होता है, क्योंकि जो सूची होता है प्रश्नों का उसी को तो प्रश्नावली कहा जाता है, इसी को तो सारे उत्तरदाताओं को दिया जाता है। तो जो प्रश्न होते हैं वो पहले से लिखे गए होते हैं, तय होते हैं, उन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि कोई उत्तर महत्वपूर्ण हो तब भी उस पर अतिरिक्त प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। यदि कोई उत्तर महत्वपूर्ण भी हो तब भी उस पर अतिरिक्त प्रश्न पूछ करके उसको और गहन तरीके से नहीं समझा जा सकता। तो ये क्या है, इसकी एक सीमा है, ठीक है, लचीलापन नहीं होता इसमें। तो यहाँ पर हमने इसके गुण और दोष को भी समझ लिया। एक जो आखिरी इसका जो दोष है वो है उत्तरदाता की रुचि पर निर्भर। उत्तरदाता की रुचि पर निर्भर करता है ये, मतलब उत्तरदाता जिस तरह से चाहे उस तरह से वो उत्तर देगा। यदि उत्तरदाता को विषय में रुचि नहीं हो तो वह अधूरे या औपचारिक उत्तर दे सकता है। यदि उत्तरदाता को विषय में रुचि ना हो तो वह अधूरे उत्तर दे सकता है या फिर औपचारिक उत्तर दे सकता है, मतलब जो सिर्फ कामचलाऊ उत्तर वो दे सकता है। इसे शोध के निष्कर्षों की विश्वसनीयता कम होती है। इसे क्या है, तो जो शोध की निष्कर्ष है उसमें विश्वसनीयता भी कम हो जाती है। जब तक सही से उत्तर नहीं मिलेगा तब तक ये सारी चीज नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्नावली विधि उसके गुणों को समझा और उसके दोषों को भी समझ लिए। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार प्रश्नावली विधि सामाजिक अनुसंधान की एक सरल, सस्ती और उपयोगी विधि है। जो प्रश्नावली है वो एक कैसा विधि, तो सामाजिक एक सरल, सस्ती और उपयोगी विधि है, विशेषकर बड़े क्षेत्रों और अधिक जनसंख्या के अध्ययन के लिए। यद्यपि इसमें कुछ सीमाएं हैं, फिर भी सावधानी पूर्वक प्रयोग करने पर यह विधि अत्यंत प्रभावी सिद्ध होती है।
इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी अगर इसको सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाए तो यह विधि अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। ठीक है, उम्मीद करते दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ गया, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपको वहीं पर रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर मेरा व्हाट्सअप का नंबर आप चैनल पर दिया हो जाकर के वो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।